हेलो एंड वेलकम बैक टू कैपिट्यूड्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट करंट अफेयर्स जो कि होने वाला है अप्रैल मंथ से। आज के सेशन में अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा। उसी के साथ साथ बुलेट न्यूज़ की फॉर्म में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को कवरअप करते हैं, दैन इंपॉर्टेंट बैंकिंग की न्यूज़ को कवरअप किया जाता है, आरबीआई की न्यूज़ को कवरअप किया जाता है। इतना ही नहीं, हम लोग एमओयू, स्कीम, अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स, डिफेंस, साइंस, स्पोर्ट्स, इन कैटेगरीज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी कवर अप करते हैं। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो हम लोग एक मंथ का कॉम्प्रिहेंसिव जो है डिस्कस करते हैं हमारे करंट अफेयर के सेशन में। ये सेशन जो है आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, सो आप सभी को कहना चाहूँगी कि सेशन जो है वो कंप्लीट देखना है एंड फॉर द रिविजन पर्पस आप सभी को क्या करना है, ई बुक को गो थ्रू करना रहेगा। एंड ई बुक आपको कहाँ पे मिलेगी, तो कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे मिलेगी। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, कैपिट्यूड्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड जो भी सेशंस आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाता है उन सभी का मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करती हूँ एप्लीकेशन पे। तो फॉर रिवीजन आप ई बुक को जो है एक्सेस कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, जहाँ पे अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आपको प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने मार्च मंथ का भी डिस्कस किया था, प्रीवियस मंथ का। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो। इसी तरीके से आप प्रीवियस जो भी मंथ का देखना चाहते हो वो सारे सेशंस देख सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। आपको जो भी इंपॉर्टेंट वहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है चैनल पे, वो सारी आपको फॉलो करना है, सो दैट जब भी कोई इंपॉर्टेंट सेशंस आए आप देख सको। करेक्ट, सारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, ईच एंड एवरी सेशन को देखिए, सो दैट आपका प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपरली होगा। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रोवाइड किया जाता है, तो बैंकिंग अवेयरनेस के भी आप सारे सेशंस जो है वो देख सकते हो। ओके, सो गाइज जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको क्या करना है, जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उन सभी को फॉलो करना है। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगी और भी इंपॉर्टेंट सेशंस जो है वो आने वाले डेज में आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना है ताकि जब भी न्यू सेशन आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, रतन टाटा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2021 का जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है वो किसे दिया गया, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, वो है रतन टाटा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 2021 का जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है वो रतन टाटा को दिया गया है। अगर बात की जाए 2022 की तो वो रचल रूटो को दिया गया है जो कि रिपब्लिक ऑफ केन्या की फर्स्ट लेडी है। एंड 2023 का जो अवार्ड दिया गया है ये बिल गेट्स को दिया गया। ओके, द कीस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इज प्रेस्टिजियस एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड कॉन्फर्ड बाय द कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। ओके, ये जो अवार्ड होता है ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है भुवनेश्वर उड़ीसा का, वो ये पुरस्कार जो है प्रदान करता है। ओके, एंड ये जो अवार्ड फर्स्ट टाइम इनिशिएट हुआ था 2008 में एंड ये अवार्ड उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिनका डिस्टिंग्विश सर्विस होता है अक्रॉस दी ग्लोब। ओके, 2021, 22 और 23 के जो भी लोगों को ये अवार्ड दिया गया ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज कंबाइंड हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। कौन से कंपनी ने जो है इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें कंबाइंड हीट एंड पावर दोनों को इंक्लूड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इसको जो है, इस पायलट प्रोजेक्ट को जो है इनॉग्रेट किया गया, तो वो कौन सी कंपनी है, दैट इज एसजेवीएन लिमिटेड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एसजेवीएन लिमिटेड को प्रीवियसली जो है सतलज जल विद्युत निगम जो है वो कहा जाता था। ये जो प्रोजेक्ट ये कंपनी ने इनॉग्रेट किया, ये इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज हीट एंड पावर कंबाइंड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। ओके, इसे कहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया है, तो इसे नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है एंड इसका जो कैपेसिटी बताया जा रहा है दैट इज 1500 मेगावाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक टाइटल द विनर्स माइंडसेट पब्लिश बाय हार्पर कॉलिंस। सो हार्पर कॉलिंस द्वारा पब्लिश की गई बुक द विनर माइंडसेट के ऑथर कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है, दैट इज शेन रॉबर्ट वॉटसन। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विकली हम लोग क्या कर लेते हैं, बुक्स एंड ऑथर जो है अप्रैल मंथ के वो डिस्कस कर लेते हैं। सो ये अप्रैल मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी रहेगी। ओके, सो फर्स्ट वन इज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके ऑथर है सैम पिट्रोडा, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आई कैन कोच बुक के ऑथर है सिद्धार्थ राजसेकर। देन द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड लिखी गई है रमन मित्तल एंड डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा। सलमान रशीदी ने रिलीज़ की है उनकी बुक नाइफ। ओके, सो ये भी ध्यान में रखना है, नाइफ जो बुक है वो सलमान रशीदी की है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा रिलीज़ की गई गोवा गवर्नर द्वारा, ये उन्हीं की बुक है। देन जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम अ लाइफ एंड करियर, ये जो बुक है ये बुक है फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर दुवरी सुब्बा राव द्वारा। ओके, ये आरबीआई के गवर्नर जो रह चुके हैं 2008 से 2013 के बीच में रह चुके हैं एंड उन्होंने आरबीआई एंड गवर्नमेंट के बीच का जो भी टेंशन होता है, जो भी चीज़ें होती है, उसको लेकर इस बुक को जो है बनाया है। सो ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर दुवरी सुब्बा राव की जो बुक है जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम अ लाइफ एंड करियर, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये भी ध्यान में रखना है कि वो गवर्नर आरबीआई के जो फॉर्मर थे वो किस कार्यकाल में थे, तो वो थे 2008 से 2023 के बीच में। Next one is the book India, The Road to Renaissance, a Vision and an Agenda by भीमेश्वर चल्ला। ओके, सो भीमेश्वर चल्ला की ये बुक है India, The Road to Renaissance, a Vision and an Agenda. Okay, and last one is External Minister Affairs S. Jaishankar released a copy of book India Nuclear Titans edited by Soumya Avasthi and श्रबाना बरुआ। ओके, सो एस जयशंकर द्वारा जो है, जो कि हमारे इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बुक को जो है रिसीव किया है, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स को, जो कि एडिट की गई है सौम्या अवस्थी एंड श्रबाना बरुआ द्वारा। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ambassador of the 9th edition of ICC Men's T20 World Cup 2024, which will be held in West Indies and USA from June 1 to June 29। देखिए, क्वेश्चन में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, सो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है कि उस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम बताइए जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ एम्बेसडर फॉर द 9th एडिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, जो कि होने वाला है वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए में फ्रॉम June 1 टू June 29। ओके, सो उस पर्सनालिटी का नाम है उसेन बोल्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा एंड इन्हीं को रिसेंटली ज्वाइन किया है युवराज सिंह ने एंड इन्हीं के साथ वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेटर है क्रिस गेल, वो भी एम्बेसडर जो है वो बने हैं। ओके, सो युवराज सिंह ज्वाइन वेस्ट इंडीज क्रिकेटर क्रिस गेल एंड जमाइकन एथलीट उसेन बोल्ट एज अ फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द 2024 T20 वर्ल्ड कप। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, जो T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है उसके एम्बेसडर्स कौन है। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 हुआ, जो कि हुआ था अबू धाबी में। ओके, 25 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में। तो वहाँ पर साना मीर जो है वो फॉर्मर पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर है, वो एम्बेसडर थी। ओके, एंड इसमें अगर मैं कहूँ कि किसने जीत हासिल की है, क्योंकि ये मैच खत्म हो चुके हैं 7 मई को, सो इसमें जीती है श्रीलंकन विमेन, जिन्होंने स्कॉटलैंड की विमेन को हराकर जो है इस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 में जीत हासिल की है। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इस क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 इस डॉक्यूमेंट को, जिसके तहत ग्रीन फाइनेंसिंग को प्रमोट किया जाएगा, दैट इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, ये शाहजी केवी के द्वारा जो है इस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया है, जो कि
नाबार्ड के चेयरमैन हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, उस दिन इस डॉक्यूमेंट को जो है रिलीज़ किया गया है। सो ये जो क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 है, इसके कुछ की पिलर्स है जो कि एक्सीलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर, प्लेइंग ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रूल, इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड एंड स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ओके, सो क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट जो है वो ग्रीन फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए जो है इसे रिलीज़ किया गया है एंड नाबार्ड ने इसे रिलीज़ किया है। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस अ सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बैंकिंग इंडस्ट्री फर्स्ट एटीएम इंश्योरेंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उनका सूट जो है इसने इंट्रोड्यूस किया एंड उसी के साथ साथ इसने बैंकिंग इंडस्ट्री में पहला एटीएम इंश्योरेंस जो है वो भी पेश किया है, दैट इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इंक्लूड 2 न्यू क्रेडिट कार्ड्स, द एयू स्पॉन्स्ड रुपे क्रेडिट कार्ड एंड द सिक्योर क्रेडिट कार्ड, नो मोर नो मिसिंग आउट एंड एटीएम इंश्योरेंस। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड एटीएम इंश्योरेंस जो है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है रिलीज किया है। ओके, the NOMO credit card is a AU Small Finance Bank first secure credit card backed by the FD and it was developed in collaboration with the Visa, and AU Small Rupee card was developed in collaboration with NPCI. Okay, so NOMO वाला जो क्रेडिट कार्ड बना वो वीज़ा के साथ कोलैबोरेट करके बना एंड AU Small बना जो कि NPCI के साथ मिलकर बना है। ओके, एंड इसी के साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में पहला एटीएम इंश्योरेंस जो लॉन्च किया है वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है, जिसके तहत कस्टमर जो है इंश्योरेंस थ्रू एटीएम जो है वो परचेज कर सकते हैं यूजिंग दैट डेबिट कार्ड। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट अपग्रेडेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सी कंपनी ने रिसेंटली इंडिया का पहला अपग्रेडेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब ये एटीएम जो है वो लॉन्च किया है, दैट इज हिताची पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला अपग्रेडेबल एटीएम मशीन जो है लॉन्च करने वाला कंपनी कौन सा है, दैट इज हिताची। हिताची ने काफ़ी सारे ऑलरेडी एटीएम जो है वो लॉन्च किए, लेकिन ये अपग्रेडेबल एटीएम है। अब ये अपग्रेडेबल एटीएम है, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा एटीएम है जो कि सीआरएम में इजीली अपग्रेड हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ओके, अब सबसे पहले सीआरएम क्या होता है? कैश रिसाइकलिंग मशीन, जहाँ से कस्टमर पैसा डिपॉजिट करता है एंड विड्रॉल करता है। ओके, सो ये जो हिताची पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इंडिया का पहला अपग्रेडेबल एटीएम ये जो लॉन्च कर रहा है ये इजीली कन्वर्ट होगा सीआरएम में, जहाँ से पैसा जो है डिपॉजिट भी किया जाएगा सेम एटीएम मशीन से सीआरएम में कन्वर्ट करने के बाद। इसमें आपको सेपरेट सीआरएम मशीन में जाके डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो ये जो अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च करने वाला पहला कंपनी बना है हिताची पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जिसमें एटीएम मशीन जो है वो इजीली सीआरएम में कन्वर्ट होगा। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द बैंक दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू एग्जीक्यूट आरबीआई's प्रोग्रामेबल सीबीडीसी पायलट टू कॉम्पेंसेट फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें उस बैंक का नाम बताना है जो कार्बन क्रेडिट जो है फार्मर्स को देने के लिए आरबीआई का जो सीबीडीसी पायलट प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज इंडसइंड बैंक लिमिटेड। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंडसइंड बैंक लिमिटेड जो है वो पहला बैंक बना है जो कि आरबीआई का सीबीडीसी पायलट प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है टू कॉम्पेंसेट फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट। दिस पायलट प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन कोलैबोरेशन विद द सर्कुलरिटी इनोवेशन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ CBDC. As a part of this pilot, IndusInd Bank initiated a programmable CBDC disbursement to 50 farmers in Ratnagiri district, Maharashtra, and plans to cover 1,000 farmers. Okay, so यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंडसइंड बैंक ने महाराष्ट्र की जो रत्नागिरी जिले की 50 किसानों की जो सीबीडीसी वितरण जो है वो शुरू कर दिया है और इसमें ऑलमोस्ट 1000 जो फार्मर्स हैं उनको कवर करने के लिए ये जो योजना है इन्होंने बनाई है। ओके, सो ये इंडसइंड बैंक जो है वो पहला बैंक बना है जो कि आरबीआई का प्रोग्रामेबल सीबीडीसी पायलट को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज़ लॉन्च यूपीआई स्विच एंड
पार्टनरशिप विद एयरटेल पेमेंट बैंक? किस कंपनी ने जो है यूपीआई स्विच को लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप करके? दैट इज रेजरपे। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रेजरपे ने जो है यूपीआई स्विच को लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर, ओके, जिसके तहत जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो और भी ज़्यादा स्मूथर होंगे एंड और भी ज़्यादा फास्टर होंगे, ओके। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद एचसीएल सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? यहाँ पे बोला जा रहा है किस बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एचसीएल सॉफ्टवेयर के साथ जो है पार्टनरशिप की है? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज entered into a 5-year agreement with HCL Software, the software business unit of HCL technology, to digitally transform its customer interaction framework by utilizing the HCL Unica platform. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि SBI ने 5 साल का एग्रीमेंट HCL सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो किया है, जिसके तहत HCL का जो यूनिका प्लेटफॉर्म है वो उसको इस्तेमाल करेगा और भी ज़्यादा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कस्टमर्स के लिए जो है वो लेकर आएगा, और भी फैसिलिटीज़ वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की टुवर्ड्स बढ़ते हुए जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा HCL का सॉफ्टवेयर, HCL का यूनिका प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, ओके। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एचसीएल सॉफ्टवेयर के साथ पार्टनरशिप किया है, ओके। नेक्स्ट वन, which fintech company has launched offline UPI based scan and pay service that enable user to scan QR code for payment directly from their bank account? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सी फिनटेक कंपनी है यहाँ पर जिसने ऑफलाइन यूपीआई स्कैन एंड पे सर्विस को जो है स्टार्ट किया है, मतलब ही लॉन्च किया है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्रेड। ऑलरेडी आप सभी को पता है ये फ़ोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम ने लास्ट टाइम लॉन्च किया था, सभी को पता है, जहाँ पे ऑफलाइन जो है यूपीआई से ट्रांजैक्शन जो है वो हो रहा था। इसी तरह इन सभी को ज्वाइन किया है क्रेड ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अभी क्रेड का जो भी यूपीआई का पेमेंट होगा, मतलब कि अगर करना है तो ऑफलाइन भी यूपीआई पेमेंट्स हो सकता है, ओके। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ओके। बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर टू बूस्ट इनोवेशन इन मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक सोल्यूशन? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट के साथ जो है पार्टनरशिप किया है। फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट के साथ आईआईटी कानपुर में जो है पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक सोल्यूशन को और भी ज़्यादा बूस्टअप किया जाएगा, उसमें इनोवेशन जो है वो और भी ज़्यादा लेकर आए जाएंगे, दैट इज एरिक्सन इंडिया। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो एरिक्सन इंडिया ने एंड फर्स्ट ने जो है दोनों ने पार्टनरशिप जो है वो साइन की है आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये 2 साल का पार्टनरशिप जो है इन्होंने साइन किया है, जिसके तहत MSF एंड MFS मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक सॉल्यूशन को और भी ज़्यादा बूस्टअप किया जाएगा, ओके। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, विच रेगुलेटरी बॉडी साइंड एन MOU विद RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू फास्टर डिजिटल एग्री लेंडिंग? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है या फिर रेगुलेटरी बॉडी है जिसने RBIH के साथ जो है MOU साइन किया है, जिसके तहत एग्रीकल्चरल लेंडिंग जो होता है, एग्रीकल्चरल जो डिजिटल लोन होता है वो और भी ज़्यादा फास्टर किया जाएगा, दैट इज नाबार्ड। सो नाबार्ड ने RBIH के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत एग्रीकल्चरल जो लोन होते हैं उसकी जो प्रोसेस है उसको और भी ज़्यादा स्पीड अप किया जाएगा। जैसे अगर अभी आप जाते हो तो 3 to 4 वीक्स लगता है एक लोन लेने के लिए, टर्न अराउंड टाइम है, जो कि 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा फॉर द 12 करोड़ फार्मर्स ऑफ इंडिया, ओके। सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडियन रेसलर हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ 7 मेंबर एथलेट्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उस इंडियन रेसलर का नाम बताइए जो कि 7 मेंबर एथलेट कमीशन में से जिन्हें एज अ चेयरमैन बना दिया गया है WFI का, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, दैट इज नरसिंह यादव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो आउट ऑफ दी 7 एथलीट्स जो न्यू चेयरमैन बने हैं WFI के, दैट इज नरसिंह यादव। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
United Nations High Commissioner for Refugees launched a UNHCR Climate Resilience Fund aiming to raise $100 million by dash to shield refugees and displaced people from climate shocks. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि UNHCR जो है इसने एक UNHCR Climate Resilience Fund को जो है लॉन्च किया है, जिसमें $100 million जो है रेज किया जाएगा बाय विच ईयर, ये आपको पूछा जा रहा है। तो कितने साल तक के लिए जो इस फंड को जो है लॉन्च किया गया है, तो 2050 तक के लिए। एंड इसमें कितना पैसा जुटाया जा रहा है, $100 million जो पैसा जुटाया जा रहा है। सो ये किस लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी क्लाइमेट के वजह से जो भी डिस्प्लेस हो गए हैं उन रिफ्यूजीज़ के लिए जो है यहाँ पे पैसा जो है वो यहाँ पे एक फ़ंड जो है वो बनाया गया है, जिसके लिए $100 million जो है वो रेज किया गया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ईयर का ये टारगेट कर रहा है, 2050 को टारगेट कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड अ MOU विद कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ऑफ डैश टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन विद इन द फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी इकोसिस्टम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेरी सिंपल, IFSCA ने जो है किसके साथ MOU साइन किया है, तो वो किया है कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के साथ। ओके, सो ये जो कैपिटल मार्केट अथॉरिटी कौन से कंट्री की है, यही आपको पूछी जा रही है, कुवैत की। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो IFSCA का फुल फॉर्म सबसे पहले ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इंडिया की जो है इसने साइन किया है MOU कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ऑफ कुवैत के साथ। ओके, सो ये MOU से रिगार्डिंग क्वेश्चन है एंड यहाँ पे कंट्री का नाम पूछा गया, तो ऑप्शन ए कुवैत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस साइंड अ MOU with the Ministry of Civil Services of which country for cooperation in the human resource development in civil services over the next 5 years. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, जो प्रशासनिक सुधार एंड लोक शिकायत विभाग है, इसने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ कंबोडिया। यहाँ पे जो डैश कंट्री पूछा गया था, कौन से कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज के साथ MOU साइन किया, यही पूछा गया था, दैट इज कंबोडिया। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये जो MOU साइन हुआ है, इसका उद्देश्य यही है कि जो HRD के क्षेत्र में बायलैटरल एक्सचेंज एंड जो कॉरपोरेशन है, इसका सहयोग को मजबूत करने के लिए सिविल सर्विस मिनिस्ट्री जो है कंबोडिया, उसके साथ जो है MOU साइन किया है आने वाले अगले 5 वर्षों के लिए। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। DRPG साइंड अ MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज कंबोडिया टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ HRD इन सिविल सर्विसेज ओवर द नेक्स्ट 5 years। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज Macquarie Asset Management launch an EV financing and end-to-end solution platform dash in India। So Macquarie Asset Management ने लॉन्च किया है EV को, ठीक है। सो Macquarie Asset Management कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल फाइनेंसिंग एंड टू एंड सोल्यूशन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, उसी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, दैट इज वर्टेलो। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो वर्टेलो को लॉन्च किया है Macquarie एसेट मैनेजमेंट द्वारा। ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फाइनेंस करने का एंड टू एंड प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया गया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस असाइन द डैश स्टेटस टू जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, असाइन किया है ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो AEO प्रोग्राम है, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में। ओके, एंड इसे अभी एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ओके, सो अब जो भी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है उसे ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। एंड पहली अगर मैं कंपनी कहूँ जिसे ये दर्जा दिया गया, दैट इज एशियन स्टार। ये एक डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है। ये फर्स्ट रेसिपेंट है जिन्हें AEO स्टेटस मिला है इन द इंडियन जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। ओके, ज्वेलरी इंडस्ट्री। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर हैज ग्रांटेड ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ईजिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसेसेस विद शॉर्टर कार्गो टाइम्स एंड रिड्यूस बैंक गारंटीज। ओके, इसका उद्देश्य यही है कि जिससे कम कार्गो रिलीज समय और कम बैंक गारंटी के साथ
जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको और भी ज़्यादा आसान बनाया जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा नेप्टिस फिलेरा। ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है वो टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई। तो ये बटरफ्लाई एक प्रकार की बटरफ्लाई है जो पाई गई, जिसका नाम है नेप्टिस फिलेरा। ओके, अ ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई एंथुसियास्ट फ्रॉम आसाम एंड अदर स्टेट्स डिस्कवर अ रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज नेम नेप्टिस फिलेरा, ऑल्सो नोन एज लॉन्ग स्टिक सेलर एट टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, एंड द स्पीसीज वॉज डॉक्यूमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, रिप्रेजेंटिंग अ न्यू रिकॉर्ड फॉर इंडिया। सो इस टाइप का स्पीसीज जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में पाया गया है। ओके, सो कुछ जो आसाम के एंड अदर स्टेट्स के जो एंथुसियास्ट है उन्होंने इसे डिस्कवर किया है, इस नेप्टिस फिलेरा को, जिसे लॉन्ग स्टिक सेलर भी कहा जाता है, और इसे पाया गया है टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में। सो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आया तो ये भी पूछा जा सकता है कि टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। सो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं होता है। अप्रैल मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होगा जब आप बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में सारी न्यूज़ को कवर अप करोगे तब। सो सबसे पहला हमारा न्यूज़ आता है दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। ओके, सो हम लोग सबसे पहला कैटेगरी देखेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। उसी में का सबसे पहला न्यूज़ होता है छत्तीसगढ़ बेस्ड वेदांता भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी सर्टिफाइड एट द ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन। सो छत्तीसगढ़ का ये जो वेदांता है, वेदांता का जो बाल्को है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये इंडिया का पहला कंपनी बना है जिसे ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन जो है वो मिला है। ओके, नेक्स्ट वन, इंडिया एंड नेपाल एग्री टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन। इंडिया एंड नेपाल ने जो है एग्री किया है, मतलब कि एग्रीमेंट साइन किया, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, कि जिसके तहत वो संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन को और भी ज़्यादा क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, Adani Green Energy become first company in India to surpass 10,000 megawatt renewable energy capacity. So Adani Green Energy जो है वो पहला कंपनी बना है इंडिया का जो कि 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को उसने क्या किया है, सरपास किया है। ओके, सो यहाँ पे कैपेसिटी ध्यान में रखना है, कौन सी कंपनी है वो भी ध्यान में रखना रहेगा। ओके, देन है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जॉइन हैंड्स टू डेवलप इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम एम एट व्हाट दे कॉल रिवॉल्यूशनाइजिंग रेल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। सो यहाँ पे BEML ने एंड BEL ने हैंड्स ज्वाइन किए, मतलब ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को जो है क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ITCMS का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है डेवलप किया जाएगा। BEML एंड BEL ये दोनों मिलके इसे डेवलप करने वाले हैं। ओके, सो जिसको ही कहा जा रहा है रिवॉल्यूशनाइजिंग रेल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, मतलब कि रेल का जो कंट्री में रिवॉल्यूशन लाना जिसको कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टू इन्वेस्ट 1.5 ट्रिलियन इन डेवलपिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट RE पार्क रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन खाड़ा इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ओके, सो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है वो 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के खाड़ा में बनाने के लिए जो है इन्वेस्ट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट RE पार्क जो है वो कहाँ पर डेवलप होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड उसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और कौन कर रहा है ये भी ध्यान में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, स्विगी लॉन्चेस स्विगी पॉलिस इनिशिएटिव फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। सो स्विगी ने क्या किया, स्विगी पॉलिस इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है जिसके तहत पेट्स को क्या किया जाएगा, ढूंढा जा सकता है। तो ये जो स्विगी ने लॉन्च किया, नेशनल पेट डे होता है 11 अप्रैल को। सो 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे होता है, उस दौरान जो है स्विगी ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, उसमें का ये वन ऑफ द इनिशिएटिव है स्विगी पॉलिस, और एक और पॉटर्निटी पॉलिसी भी स्विगी ने लॉन्च किया है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट वन है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज पार्टनरशिप विद आईआईटी कानपुर टू एड्रेस द हेल्थ प्रॉब्लम फेस बाय सोल्जर्स इन डिफिकल्ट टेरेंस। जो यहाँ पे बोला जा रहा है, एक एमओयू, एक पार्टनरशिप की बात की जा रही है। यहाँ पे एएफएमएस जो है, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने आईआईटी कानपुर के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसका उद्देश्य ये था कि जो सैनिकों को कठिन इलाकों में हेल्थ की प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी समाधान पाने के लिए इन दोनों ने जो है वो पार्टनरशिप साइन किया है। ओके। नेक्स्ट वन है आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स, और ये जो डेवलप किया गया है अंडर द अनाइवरकुम आईआईटीएम इनिशिएटिव के तहत इसे जो है डेवलप किया गया है। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज DRDO and DMSRD Kanpur developed lightest bulletproof jacket of country for protection against highest threat level। So simple है, DRDO ने and DMSRD ने दोनों ने मिलकर जो है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को जो है डेवलप किया है, जिसका वेट बताया जा रहा है 9 kg। ओके। अब क्योंकि हम लोग DRDO की बात करें तो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एस्टैब्लिश हुआ था 1958 में। ओके। नेक्स्ट वन है CDOT एंड IIT जोधपुर साइन एन एग्रीमेंट फॉर द ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग AI। सो CDOT ने एंड IIT जोधपुर ने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स, AI को यूज़ करके ये 5G और बियॉन्ड नेटवर्क की जो ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट है उस पर ये लोग वर्क करेंगे। तो उसी के लिए CDOT ने एंड IIT जोधपुर ने जो है एग्रीमेंट साइन किया। ओके। नेक्स्ट वन इन द अलायंस ऑफ द डिजिटल इंडिया फाउंडेशन एंड IIT गुवाहाटी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर साइंड MOU टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ADIF अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन एंड IIT गुवाहाटी जो है उसका जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है, इन्होंने MOU साइन किया है, जिसके तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है इंडिया का उसको और भी ज़्यादा क्या किया जाएगा, बूस्टअप किया जाएगा। ओके। NTPC लिमिटेड एंड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हैव साइंड MOU फॉर द सप्लाई ऑफ 9 लाख मेट्रिक टन ऑफ लाइमस्टोन यूनिट अक्रॉस द कंट्री फॉर द 5 years। NTPC ने एंड RINL इन दोनों ने MOU साइन किया है, जिसके तहत 9 लाख मेट्रिक टन ऑफ लाइमस्टोन जो है उसके यूनिट्स को अक्रॉस द कंट्री जो है सप्लाई किया जाएगा फॉर दी 5 years. Okay. Then the Indian Embassy in Kuwait announced the launch of first ever Hindi radio broadcast in Kuwait, a significant step to deepen ties between the two nations. The program will air every Sunday on FM 93.3 and AM 96.3, highlighting the bond between India and Kuwait. So यहाँ पे very simple है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंडियन एम्बेसी कुवैत की उन्होंने अनाउंस किया कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हिंदी रेडियो जो ब्रॉडकास्ट होगा कुवैत में, कब होगा, एवरी संडे, और चैनल रहेंगे FM 93.3 एंड 96.3। इसके टाइमिंग भी बताए गए हैं। सो कुवैत में ये ध्यान में रखना आपको, कुवैत जो है यहाँ पे फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो जो है ब्रॉडकास्ट होगा। ओके। नेक्स्ट वन है मीराज सितार एंड तानापुराज अवॉर्डेड GI टैक्स। ओके। सो यहाँ पे GI टैक्स की बात की जा रही है। सो जो स्मॉल टाउन ऑफ मीराज जो है महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट का, वो क्राफ्टमैनशिप के लिए जो जाना जाता है, सो वहाँ की सितार्स को GI टैग दिया गया है। ओके। एंड तानपुरास को भी GI टैग दिया गया है। ओके। सो ये ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे एक स्लाइड मेंशन की है जो कि GI टैग से रिलेटेड है। सो यूपी लीड कर रहा है इन द मोस्ट GI टैग प्रोडक्ट। द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ यूपी हैज टेकन द लीड इन हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स सर्टिफाइड प्रोडक्ट इन द कंट्री विद द रिसेंट एडिशन ऑफ 15 न्यू products. UP now boasts a total 69 GI tag products, surpassing Tamil Nadu with the 58. Varanasi has emerged as a leader in GI tag goods production with a remarkable 30 certified products, the highest form of सिंगल जोग्राफिकल एरिया। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीराज जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, ये स्मॉल टाउन, वहाँ की सितार एंड तानपुरास को जो है GI टैग दिया गया। उसी तरह रिसेंटली 15 न्यू प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश के, उन्हें भी GI टैग दिया गया। तो ये 15 न्यू प्रोडक्ट्स आपके सामने जो लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन की, जैसे कि बनारस ठंडाई, बनारस तबला, बनारस शहनाई एंड सो ऑन, आप ये पढ़ सकते हो। तो ये 15 न्यू प्रोडक्ट्स जो उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे उन 15 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया। एंड इसी के साथ यूपी जो है लीड कर रहा है इन दी मोस्ट GI टैग प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा जो GI टैग के प्रोडक्ट है वो यूपी स्टेट को दिए गए। अगर मैं बात करूं वहाँ पे कितने टोटल प्रोडक्ट्स है जिसे GI टैग मिला है, दैट इज 69, और इसने सरपास किया है तमिलनाडु को। तमिलनाडु में थे 58। ओके। सो तमिलनाडु को सरपास करके अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है
GI टैक्स वाले प्रोडक्ट हो चुके हैं। रिसेंटली जो ऐड हुए वो 15 न्यू प्रोडक्ट ऐड हुए, जिसका लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। एंड अगर मैं बात करूँ टोटल 69 GI टैक्स प्रोडक्ट की, तो उसमें से वाराणसी के ही प्रोडक्ट 30 है। ओके, सो वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, वहीं के 30 GI टैग प्रोडक्ट है जिन्हें GI टैग दिया गया है। ओके, सो स्पेसिफिकली आउट ऑफ 69 30 जो है वो फ्रॉम वाराणसी है। ओके, समझ आया? यहाँ पे जो लिस्ट है जो कि अभी 15 GI प्रोडक्ट दिए गए यूपी के, तो ये जो 15 है ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैले यूनिट अनवील बाय द IIT गुवाहाटी। सो IIT गुवाहाटी ने क्या किया है, इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट जो है इसे अनवील किया। द सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल ऑफ कामरूप इलेक्शन district along with the IIT Guwahati develop a 3D printed ballot unit to enhance the voter awareness and engagement. Okay, सो यहाँ पे सिंपल है, वोटर्स की अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए, उनका एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, जो न्यू वोटर्स है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा वोटिंग प्रोसेस के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने जो है ये इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैले यूनिट को जो है अनवील किया है। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक स्विप ये वर्ड यूज़ किया गया, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल। ओके, सो ये जो स्वीप है कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट, इसी के साथ साथ IIT गुवाहाटी ने मिलकर इसे जो है डेवलप किया है, इस यूनिट को जो है बनाया है। ओके, नेक्स्ट वन, द 19th एनुअल मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स स्टेट्स हेल्ड इन अस्ताना, कजाकिस्तान। द इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो 19th एनुअल मीटिंग हुआ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ओके, जो कि हुआ अस्ताना कजाकिस्तान में, एंड इंडियन डेलीगेशन से लीड किया गया है अजित डोवाल द्वारा। ओके, अभी कहाँ पे मीटिंग हुआ है तो मैंने आपको बताया कि 19th एनुअल मीटिंग जो हुआ वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। इसी के साथ आपको स्टैटिक की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो है बीजिंग चाइना में। कब ये एस्टैब्लिश हुआ, जून 15 2001 में ये एस्टैब्लिश हुआ। फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं, ओके, सो चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे, एंड उज्बेकिस्तान। ओके, बट अगर मैं बात करूं रिसेंटली जो ज्वाइन किया है, इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने भी 2017 में इसे ज्वाइन किया, एंड ईरान ने वेरी रिसेंट दैट इज इन 2023 ये SCO के मेंबर्स बने। ओके, सो ये SCO के मेंबर्स है, एंड SCO का हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि काफ़ी बार कैसा होता है कि स्टैटिक क्वेश्चन हमें जो आता है, जो न्यूज़ हम लोग करंट पढ़ते हैं उसी से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन स्टैटिक में पूछा जाता है। तो आप जब भी कोई न्यूज़ पढ़ते हो तो उसका स्टैटिक पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट वन है रोमानिया अनवील्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रोमानिया जो है उसने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र जो है वो अनवील किया। रोमानिया अनवील्स द वर्ल्ड मोस्ट पोटेंट लेज़र यूटिलाइजिंग चिप पल्स एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी पायनियर्ड बाय द 2018 नोबेल प्राइज विनर जेरार्ड मोरो एंड डोना स्ट्रिकलैंड, प्रॉमिसिंग ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर। सो तो 2018 के विनर थे, नोबेल प्राइज विनर फिजिक्स में जेरार्ड मोरो एंड डोना स्ट्रिकलैंड, इन्हें 2018 का नोबेल प्राइज विनर प्राइज मिला था फॉर दी फिजिक्स, एंड इन्होंने चिप पल्स एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी को जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, एंड फॉर दैट उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। सो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र जो है वो डेवलप किया गया है, जिसे रोमानिया ने अनवील किया। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, CPA टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, जिम्बाब्वे हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू गोल्ड बैक करेंसी कॉल्ड ZEG, द नेम स्टैंड एट जिम्बाब्वे गोल्ड, एमिंग टू स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी अमिड्स हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, सो जिम्बाब्वे जो है रिसेंटली हाइपर इन्फ्लेशन की स्टेज में था, एंड उसी दौरान उसने क्या किया है, न्यू गोल्ड बैक करेंसी ZIG जिसको बोला जा रहा है, जिम्बाब्वे गोल्ड जिसे बोला जा रहा है, उसे उसने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ द सेंट्रल बैंक गवर्नर जॉन मुशाइवानू, द ZIG करेंसी विल ऑपरेट विद द मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट रिप्लेसिंग द डेप्रिसिएटिंग RTGS डॉलर, द न्यू नोट्स रेंजिंग फ्रॉम डिनोमिनेशन ऑफ 1 to 200। ओके, सो ये जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है
जिम्बाब्वे के जॉन, इन्होंने इसे जो है इनके लीडरशिप के अंडर में जो है जिक करेंसी को जो है ऑपरेट किया जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका जो डिनोमिनेशन रहेगा वो रेंज करेगा फ्रॉम 1 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उनको आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, जो कि है जॉन मुशावनु। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 इंडिया रैंक थर्ड विद 67 यूनिकॉर्न्स। देखिए क्या बोला जा रहा है, हुरून ने अपना ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 का रिलीज़ किया जिसमें इंडिया ने रैंक किया है थर्ड विद 67 यूनिकॉर्न। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ इसमें लीड किसने किया, दैट इज़ यूएस। फर्स्ट है यूएस विद 703 यूनिकॉर्न्स। चाइना ने फॉलो किया है यूएस को विद 340 यूनिकॉर्न्स। एंड नंबर 3 पे आता है इंडिया विद 67 यूनिकॉर्न्स। वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 3 कंट्रीज विद उनके यूनिकॉर्न्स कितने उनको मिले हैं, कितने बने हैं उस कंट्री से, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इंडिया एट 10th टॉप्ड बाय रशिया। वर्ल्ड का साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया रैंक कर रहा है 10th पे एंड यहाँ पे टॉप किया है रशिया ने। रशिया के बाद आता है यूक्रेन, चाइना, यूएस, नाइजीरिया एंड रोमानिया। सो ये वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की टॉप कंट्रीज है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जो है वो 7th पे है, यूके, ब्राज़ील जो आता है वो 8th एंड 9th रैंक पे आता है एंड 10वीं रैंक पे आता है इंडिया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज दिल्ली एयरपोर्ट अमंग द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर तो 10वीं रैंक कर रहा है इन दी बिजिएस्ट एयरपोर्ट। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 10वीं पोजीशन पे है। ACI ने जो एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल जो है इसने ग्लोबल रैंकिंग रिलीज़ किया है एंड उसी के अनुसार जो पता चला है दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल वो 10वीं रैंक पर आता है। टॉप किया है इसमें यूएस का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, उसको फॉलो किया है दुबई का एयरपोर्ट एंड 3rd नंबर पे रैंक कर रहा है डालास एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वन है 8 इंडियन नेम्ड इन द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट 2024। सो 8 इंडियंस ने रैंक किया है टाइम का जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट है 2024 का, उसमें जिसमें 8 इंडियंस है आलिया भट्ट, अजय बांगा, साक्षी मलिक, देव पटेल, प्रियंबदा नटराजन, अजय बांगा, सत्य नडेला एंड जिगर शाह। सो ये 8 इंडियंस है जिन्होंने टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में क्या किया है, इनका नाम आया है। ओके, नेक्स्ट वन है नाइजीरिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिंगिटिस वैक्सीन कॉल्ड MEN5CV। ओके, सो मेनिंगिटिस वैक्सीन जो है वो पहली कंट्री है नाइजीरिया जिसने इसके लिए जो है वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम है MEN5CV। एंड नेक्स्ट वन है खासी ट्राइब जो है सेंग खिलहैंग फेस्टिवल कंक्लूडेड इन मेघालय। सो मेघालय में खासी ट्राइब ने सेंग खिंगलैंग फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया। ओके, सो आपको पूछा जा सकता है कि सेंग खिंगलैंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, दैट इज़ इन मेघालय। कौन सी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है, दैट इज़ खासी ट्राइब। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं विच इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। सो इसमें का हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है साइंस सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे कोलैबोरेट्स विद कैनरा बैंक फॉर फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स। सो स्टार्टअप को फाइनेंस करने के लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, साइन ने IIT बॉम्बे ने कैनरा बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है। ओके, GST का कलेक्शन जो मार्च मंथ में देखने मिला वो राइज हुआ 11.5% से एंड टोटल मार्च का कलेक्शन रहा 1.78 लाख करोड़। अगर मैं बात करूँ अप्रैल की तो उसने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है जिसने 2 लाख का जो आंकड़ा है उसे क्रॉस किया है। 2.10 लाख करोड़ रुपीस था GST का कलेक्शन अप्रैल मंथ का। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। अगर उन्होंने इन टर्म्स ऑफ फिगर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा तो आपको पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन है यूनियन बैंक रेजेस 42,000 करोड़ रुपीस दैट इज $500 million फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर टू फंड ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ। ओके, सो यूनियन बैंक ने $500 million जो है वो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से रेज किए हैं जिसके तहत ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ को क्या किया जाएगा,
फंड किया जाएगा। ओके, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पार्टनर विद पेमार्ट इंडिया टू लॉन्च वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी। जम्मू और कश्मीर ने पार्टनरशिप किया है पेमार्ट इंडिया के साथ, जिसके तहत वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी जो है उसे लॉन्च किया जाएगा। दिस इनोवेटिव सर्विस enable cardless cash withdrawal from the customer through the local retailers, particularly benefiting areas of the Jammu and Kashmir and Ladakh where accessibility to traditional ATMs may be limited. Customer can utilize the bank mobile application as a virtual card, with the merchant using their smartphone as a virtual ATMs. Upon initiating the withdrawal request, customer receive an OTP for the validation, which they share with the merchant once verified cash is dispensed, offering a simplest banking experience. This facility allows a withdrawal of rupees 2,000 per transaction with a monthly limit of 10,000 रुपीज़। वेरी सिंपल, इतना ध्यान में रखना है कि वर्चुअल एटीएम फैसिलिटीज़ जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने पार्टनरशिप किया है पेमार्ट इंडिया के साथ एंड इसे लॉन्च किया है। सो इसका बेनिफिट पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का रीजन जो है उसे प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ पे एटीएम्स काफ़ी लिमिटेड है तो वहाँ पे वर्चुअल एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दी मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये सर्विस होने वाली है। तो क्या करना है, कस्टमर क्या करेगा, बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन एज अ वर्चुअल कार्ड जो है वो यूटिलाइज करेगा, वो मर्चेंट के पास जाएगा और उसे अपने एप्लीकेशन से जो है अपने स्मार्टफोन से जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा पैसों की। ठीक है, सो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो मर्चेंट क्या करेगा, उसे ओटीपी वैलिडेशन के लिए लगेगा। बेसिक मैं मेथड बता रही हूँ आपको, उसे वैलिडेशन के लिए ओटीपी लगेगा एंड आफ्टर दैट जो है वो मर्चेंट जो है वो कैश जो है उस पर्सन को जो है प्रोवाइड करेगा। सो इसमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये फैसिलिटी 2,000 पर ट्रांजेक्शन का विड्रॉल जो है ये अलाउ करेगी एंड मंथली मैक्सिमम 10,000 रुपये इस फैसिलिटी के थ्रू जो है वो आप ले सकते हो। ओके, समझ आया? तो ये पर्टिकुलरली फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए ही है क्योंकि वहाँ पे एटीएम्स काफ़ी लिमिटेड है। उसी के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने ये इनिशिएटिव पेमार्ट इंडिया के साथ मिलकर वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट रिमेन स्टेडी फॉर द 7th टाइम। यहाँ पे बोला जा रहा है रिसेंटली जो आरबीआई के पॉलिसी रेट्स हमें देखने मिले वो 7वीं बार सेम देखने मिले। मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिपोर्ट आया था उस दौरान तो 7वीं बार हमें सेम देखने मिले। अगर मैं बात करूँ एट प्रेजेंट आरबीआई के पॉलिसी रेट जो कि कहीं पे भी चेंज नहीं होते दिखे तो आपको यही ध्यान में रखना रहेगा। रेपो रेट 6.5, एसडीएफ 6.25, एमएसएफ 6.75। ओके, देन है बैंक रेट विच इज 6.75, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35, सीआरआर इज 4.5 एंड एसएलआर इज 18%। सो ये सारे आरबीआई के पॉलिसी रेट से ये बिफोर एग्जामिनेशन आपको एक बार गो थ्रू करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एग्जामिनेशन में मार्क करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी ये चेंज होता है। खैर ये 7 टाइम ऐसा हुआ है कि ये चेंज नहीं होता है, नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाओ उसके प्रीवियसली आप आरबीआई के साइड से एक बार पॉलिसी रेट सारे रिवाइज करके जाए सो दैट आप एक्यूरेट आंसर जो है मार्क कर पाओगे। क्योंकि काफ़ी प्रीवियस मंथ का अगर आप पढ़ के रखोगे और वही ध्यान में रखोगे एंड कोइंसिडेंटली कुछ अगर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आता है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने मिलते हैं, अगर आपने वो ध्यान में ना रखी हो प्रीवियस चेंजेस के अकॉर्डिंगली आंसर मार्क किया तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, इसलिए बी अलर्ट बिफोर एग्जामिनेशन। आरबीआई के पॉलिसी रेट्स आरबीआई के साइट पे जाके एक बार रिवाइज करके एग्जामिनेशन में जाइएगा। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है सो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है आरबीआई परमिट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू सीक यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस अंडर ऑन टैप लाइसेंसिंग नॉर्म एक्सपांडिंग देयर बैंकिंग कैपेबिलिटीज। बेसिक सा इतना सा ही पॉइंट है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि आरबीआई ने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको परमिशन दिया है वो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस जो है वो ऑन टैप लाइसेंसिंग को इस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए खुद को जो है यूनिवर्सल बैंक में जो है वो कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर यूनिवर्सल बैंक में इंक्लूड होना है या फिर कन्वर्ट होना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। सो क्राइटेरिया आपके सामने मेंशन है कि मिनिमम 5 ईयर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, मैं जो बेसिकली हाईलाइटेड पॉइंट्स है वही आपको बता रही हूँ, आप इन डिटेल में सारा पॉइंट्स रीड कर सकते हो। देन आरबीआई माइंडेड स्मॉल फाइनेंस बैंक टू मेंटेन अ लो परफॉर्मिंग एसेट लेवल विद अ ग्रॉस एनपीए नॉट एक्सटेंडिंग 3% एंड नेट एनपीए नॉट सरपासिंग 1% इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, सो अगर ये सारे क्राइटेरियाज अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर पास आउट करती है आफ्टर दैट वो क्या कर सकती है, यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना या फिर उसे अपग्रेड करना है तो ऐसा था कि आरबीआई जो है वो पर्टिकुलरली कुछ पीरियड के लिए
कुछ नोटिफिकेशन रिलीज करती थी एंड उस पीरियड के दौरान ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो उस दौरान अगर आप क्राइटेरिया में आते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये जो ऑन टैप लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जो अलाउ किया है आरबीआई ने, ये ऐसा है कि आप पूरे ईयर में कभी भी कोई भी समय पे जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो आरबीआई अडॉप्शन ऑन टैप लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क अलाउ एलिजिबल एंटिटीज टू अप्लाई फॉर बैंकिंग लाइसेंस थ्रू आउट द ईयर, द फोस्टरिंग अ मोर कॉम्पिटिटिव एंड डायनामिक बैंकिंग लैंडस्केप। ओके, सो यूनिवर्सल बैंक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। यूनिवर्सल बैंक इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड यू ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द वन रूफ टू ऑल टाइप ऑफ कस्टमर। ओके, जिसमें रिटेल बैंकिंग भी आता है, जिसमें होलसेल बैंकिंग भी आता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो आपको ये जो क्राइटेरियाज मैंने बताया वो स्पेसिफिकली वो क्राइटेरियाज में वो आना चाहिए। उसके बाद वो ऑन टैप लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को अप्लाई करके डायरेक्टली स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। वहां पे वो रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल बैंक। ओके, सो ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आरबीआई प्रोवाइड लाइसेंस टू द बैंक इन इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 व्हेन आरबीआई started granting license to new private sector banks in 1993. It followed the stop and go model. Under this model, RBI announced a time frame within which any eligible entity can apply for the banking license. If any eligible entity applied for the license after the expiry of the time period, then it was not entertained by the RBI. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ऑन टाइम लाइसेंसिंग कैसे वर्क करता था। सो आरबीआई क्या करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है बैंकों को। ओके, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो जब आरबीआई ने स्टार्ट किया था लाइसेंस प्रोवाइड करना न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को 1993 में, तब वो स्टॉप एंड गो मॉडल के ऊपर जो है वर्क करता था। इसका मतलब ये होता है कि इस मॉडल के तहत वो जिस एंटिटी को बैंकिंग लाइसेंस जो है वो चाहिए, अगर वो एलिजिबल है तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए। और जो एक्सपायरी उसका कुछ टाइम पीरियड होता था, कुछ कार्यकाल जो है वो लेकर आता था, उस कार्यकाल के दौरान ही आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, आप लाइसेंस जो है वो ले सकते हो। उसके बाद आरबीआई जो है वो एंटरटेन नहीं करता था। ओके, सो ये स्टॉप एंड गो मॉडल था जहाँ पे कुछ टाइम मिलता था बैंकों को उनको लाइसेंस लेने के लिए, जिसे स्टॉप गो मॉडल कहा जाता है। लेकिन आरबीआई ने उसके बाद क्या किया है, 2016 में कंटिन्यूअस ऑथराइजेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया है स्टॉप गो मॉडल के साथ। एंड इसी के क्यों, क्योंकि उसको बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या करना था, और भी ज़्यादा कंपटीशन को इंक्रीज करना था एंड और भी ज़्यादा रिलीज करना था। तो कंटिन्यूअस ऑथराइजेशन पॉलिसी को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत कभी भी जो है बैंक अपना लाइसेंस जो है वो ले सकती है। लेकिन अभी रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग का गाइडलाइन जो है वो आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया है। ये जो था ये 2019 में इनिशिएटिव आया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग का, बट अब ये स्टार्ट हो चुका है। Okay, so under the on-tap policy, any eligible entity can apply at any time for the banking license to RBI. The window for application is open for all year round. समझ में आया? देखो बेसिक सा पॉइंट था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर सकती है ऑन टैप लाइसेंसिंग को यूज़ करके। ठीक है, सो ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या है ये आई होप आप सभी को समझ आया होगा। मतलब कि ऑल ओवर द ईयर, पूरे के पूरे साल में आप कभी भी इफ़ यू आर एलिजिबल यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ यूनिवर्सल बैंक और आप बैंकिंग लाइसेंस जो है वो ले सकते हो। ओके, सो ये था ऑल अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके बारे में कुछ अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, तो ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, विच इज़ यूनिवर्सल बैंक में अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक को कन्वर्ट करना है तो क्या मिनिमम क्राइटेरियाज होता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा, जो कि मैंने मेंशन किया है ऑलरेडी। कंटिन्यू करते हैं न्यूज़ को, एंड इसी न्यूज़ से रिलेटेड आपको रिसेंटली एक और बात बता दूं तो रिसेंटली 12 फाइनेंस बैंक जो है वो हमारे कंट्री में ऑपरेट हो रही है। ओके, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो किसने लाया था, किस कमेटी द्वारा आया था? रघुराम राजन जब गवर्नर थे आरबीआई के, उनके दौरान हाई लेवल कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स था, उस दौरान जो है रिकमेंड किया गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ओके, सो उसी दौरान जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। तो रिसेंटली 12 जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसमें सबसे पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है दैट इज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जलंधर में। ये सबसे पहला हमारा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था। ओके, सो एट प्रेजेंट 12 है, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके,
नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से. सो नेक्स्ट वन इज IRDAI रिमूव एज लिमिट ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज. सो IRDAI ने रिसेंटली क्या अनाउंस किया है कि जो एज लिमिट हुआ करता था हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे, प्रीवियसली ऐसा हुआ करता था कि 60 अंटिल द एज ऑफ 65 जो है इंश्योरेंस लेना होगा, आफ्टर दैट आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिलेगा. सो IRDAI ने अब ये जो रेगुलेशन था ये रिलीज कर, मतलब कि ये आउट कर दिया है. ओके, अब ऐसा कोई नॉर्म जो है वो नहीं रहेगा. आफ्टर 1 अप्रैल 2024 कोई भी एज रहो आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर सकते हो. ओके, सो IRDAI ने रिमूव किया है एज लिमिट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज. ओके, नेक्स्ट वन, HDFC बैंक फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड टू ओपन ब्रांच इन इट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप. HDFC बैंक जो है वो पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है जिसने अपना ब्रांच यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप में क्या किया है, ओपन किया है. एंड इसी के साथ एक और पॉइंट ये बोला जा रहा है कि HDFC बैंक हैज डिसाइडेड टू सेल आउट 100% स्टेक इन HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड. ओके, सो ये HDFC बैंक से रिलेटेड पॉइंट है, तो मैंने आपको बता दिया कि HDFC बैंक ने डिसाइड किया कि वो अपना 100% स्टेक जो है वो सेल करेगा इन HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में. ओके, HDFC बैंक की अगर बात करूँ तो 1994 में ये फाउंड हुआ था. फाउंडर है हसमुख भाई पारेख, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में. MD CEO है शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अटानु चक्रबोर्ती, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट वन इज भारत पे टू लॉन्च जीरो पे एप्लीकेशन टू प्रोवाइड हैसल फ्री मेडिकल लोन्स. सो हैसल फ्री मेडिकल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए भारत पे ने जीरो पे के साथ जो है भारत पे ने जीरो पे को लॉन्च किया है. जीरो पे एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसके तहत हैसल फ्री मेडिकल लोन्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज RBI इम्पोज 60.3 लाख पेनाल्टी ऑन द 5 कोऑपरेटिव बैंक्स पे. RBI ने पेनाल्टी जो है इम्पोज किया है एंड 60.3 लाख का बाइफर्केशन आप देख सकते हो. 43.3 लाख जो लगा है वो राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पे लगाया है. 5 लाख लगा है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक पे जो कि दिल्ली बेस्ड बैंक है. देन राजधानी नगर सहकारी बैंक लखनऊ बेस्ड है जिस पे 5 लाख का पेनाल्टी लगाया है. जिला सहकारी बैंक जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करता है जिस पे 5 लाख का पेनाल्टी लगाया. एंड देहरादून का जो कोऑपरेटिव बैंक है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उसके ऊपर 2 लाख का पेनाल्टी इंपोज किया. ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो 5 कोऑपरेटिव बैंक पे 60.3 लाख का पेनाल्टी जो है RBI ने इंपोज किया है. ओके, नेक्स्ट वन इज Aegon Life Insurance rebranded itself Bandhan Life unveiling its new identity with the tagline of भारत की उड़ान बंधन से. सो Aegon Life Insurance ने रिब्रांड किया है खुद को. रिब्रांड करके अब वो जाना जाएगा बाय द नेम ऑफ बंधन लाइफ एंड उन्होंने अपनी न्यू आइडेंटिटी एक टैगलाइन के साथ जो है अनवील की है जो कि टैगलाइन है भारत की उड़ान बंधन से. ओके, नेक्स्ट वन है इंडियन बैंक टाई अप विद टाटा सोलर पावर टू फाइनेंस सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडियन बैंक ने टाटा सोलर पावर के साथ टाई अप किया है जिसके तहत सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम को क्या किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा. इसी का मतलब इंडियन बैंक क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को टू इंस्टॉल द रूफटॉप सोलर सिस्टम ऑन देयर हाउसेस. अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम की बात की जा रही है. तो आप सभी को पता होगा जनवरी में एक स्कीम लॉन्च हुआ था PM सूर्योदय योजना. मोदी जी द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसके तहत क्या अनाउंस किया गया था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा. वेरी नेक्स्ट फरवरी मंथ में एक स्कीम फिर से लॉन्च हुआ दैट इज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसके तहत मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि जो 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा उन हाउस होल्ड्स को हर महीने 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा. मतलब कि 300 यूनिट्स उनको जो है वो फ्री में दिए जाएंगे हर महीने. ये फरवरी में लॉन्च किया गया था. ओके, सो ये था ऑल अबाउट जो सोलर रूफटॉप स्कीम जो लॉन्च हुई ना उसके बारे में. तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडियन बैंक क्या कर रहा है, टाटा सोलर पावर के साथ टाई अप कर रहा है जिसके तहत कस्टमर को अगर लोन लेना है तो इंडियन बैंक विल प्रोवाइड लोन टू द कस्टमर टू इंस्टॉल ए रूफटॉप सोलर सिस्टम ऑन देयर हाउसेस. ओके, आई होप आप सभी को समझ आएगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट था, ध्यान में रखना है. सो अभी हम लोग क्योंकि इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में. MD एंड CEO है शांतिलाल जैन एंड टैगलाइन है योर ओन बैंक. सो देखिए आप सभी को बार बार एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी आप करंट अफेयर प्रिपेयर करते हो, जब भी आप बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करते हो, आप सभी को ध्यान में रखना है जो करंट
जितना इंपॉर्टेंट है उतना स्टैटिक भी उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार 4 to 5 क्वेश्चन और 2 to 3 क्वेश्चन जो है स्टैटिक से बनते हैं। तो स्टैटिक बैंकिंग एंड स्टैटिक करंट अफेयर्स से जो भी आपको करंट अफेयर्स से जो भी न्यूज़ में स्टैटिक अगर आपको लेना होता है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप सभी को उसी समय पे उसी न्यूज़ से रिलेटेड अगर आप स्टैटिक ध्यान में रखते हो तो स्टैटिक कोई बहुत बाहर से नहीं पूछा जाता है। जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ होती है उन्हीं में का स्टैटिक चूज करके आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ऑलवेज आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एक प्रिपरेशन करते हो वो कॉम्प्रिहेंसिवली करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास सामने करंट अफेयर की न्यूज़ आती है तो आपको क्विकली स्ट्राइक होना चाहिए जिसमें से स्टैटिक क्या पूछा जा सकता है, क्या वो मुझे आता है क्या, अगर वो मुझे नहीं आता है तो वहीं पे रिसर्च करना है, पता करना है और ध्यान में रखना है। इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में मार्क कर पाओगे। करेक्ट। देखिए था यहाँ तक हमारा हो चुका है इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। अभी हम लोग हमारी थर्ड कैटेगरी की ओर स्विच करते हैं विच इज़ अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के एक एक पॉइंट अगर मैं रीड करूँगी तो 4 स्लाइड्स मैंने टोटली यहाँ पे जो है वो डाली है, क्योंकि अप्रैल मंथ में जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट हमें देखने मिली है। ओके, सो जो कुछ इंपॉर्टेंट वन है वो तो आप सभी को ध्यान में रखना है, लेकिन एक बार रिवाइज आपको सारी करनी है। अब रिवाइज आप कैसे करोगे? एक ऐसा है कि मैं धीरे धीरे स्विच करती हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, और बेस्ट ऑप्शन आप सभी के पास है, जितने भी सेशंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ सबका ई बुक आपको प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेशन पे। तो आपको क्या करना है, कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके क्या करना है, डाउनलोड करना है। जिन भी यूजर्स ने डाउनलोड नहीं किया मैं उनकी बात कर रही हूँ। सो एप्लीकेशन पे क्या होता है, आपको ई बुक्स, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जो भी सेशन का आप ई बुक चाहते हो वो आप ई बुक को एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। तो देखिए, एक बार हम लोग जब सेशन देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, बट अगर आपको एग्जामिनेशन के लिए रिविजन करना है तो ई बुक इज़ बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज आप कोई भी पेज पे कभी भी स्विच कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू लर्न ओनली अपॉइंटमेंट्स ऑफ अप्रैल मंथ, सो आपने अप्रैल मंथ का ई बुक खोला, अपॉइंटमेंट में गए, नीचे स्क्रॉल अप करके क्विकली अपॉइंटमेंट सारी रीड कर ली। ठीक है, सो क्योंकि हमारे सेशंस जो होते हैं आपको पता है बाइफरगेटेड होते हैं, नॉट ओनली मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करती हूँ, आपको मैं सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी कवर अप करवाती हूँ उसी मंथ की, एंड वो भी न्यूज़ ऐसा नहीं कि जम्बल्ड अप होती है, वो सारी बाइफरगेटेड होती है, सो दैट आपका प्रिपरेशन करेक्ट वे में हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, आपको कभी कोई मंथ का पर्टिकुलर एरिया ही अगर आपको पढ़ना है तो आप वो एरिया जाकर पढ़ सको, इसलिए मैं आपको बाइफरगेटेड न्यूज़ के फॉर्म में सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप एक बार सेशन देख लेते हो तो क्विकली आफ्टर सेशन ही आपको क्या करना है, ई बुक जो है वो ज्वाइन कर लेना है। एप्लीकेशन आप सभी के पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसे डाउनलोड कीजिए, एंड जैसे ही आपका सेशन देखकर हो जाता है, आप कोई भी सेशन देखते हो अगर, तो उन सारे सेशन का ई बुक हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर द रिवीजन पर्पस, इसलिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड ई बुक को एक्सेस कीजिए। ओके, सो अभी हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन की, इन बिटवीन आपको मैंने इतना जो बताया वो इसीलिए बताया कि हम लोग सारी अपॉइंटमेंट्स को रीड करके हमारा टाइम जो है वो अननेसेसरी इंक्रीज करने से बेटर है कुछ ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे आपको रिविजन कर लेना है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो 16 फाइनेंस कमीशन के मेंबर मनोज पांडा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। ओके, देन वर्ल्ड बैंक का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के मेंबर बने हैं राकेश मोहन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अपॉइंटमेंट में कौन सी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, तो जैसे कि अगर आप बैंक एग्जाम देते हो तो बैंक से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह इंटरनेशनली जो अपॉइंटमेंट्स होती है जैसे वर्ल्ड बैंक का या फिर इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की अपॉइंटमेंट होती है वो आपको सारी ध्यान में रखनी है। जो कुछ डिफेंस रिलेटेड होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। जो कुछ वेरी फर्स्ट वाली अपॉइंटमेंट होती है कि फर्स्ट वीमेन बनी है, फर्स्ट यंग कोई अपॉइंट हुआ है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट वन होती है ना वो आप ध्यान में रख सकते हो, और एक बार लेकिन रिवीजन आप सारी करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है रिवीजन में हमें स्ट्राइक हो जाता है एग्जामिनेशन में कि ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, शायद यही हो सकता है, तो काफ़ी बार हमारा जो एक सिक्स सेंस वर्क कर जाता है, इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूर है सारी। ठीक है, लेकिन याद इम्पॉर्टेंट वन करना ही है। ठीक है, सो ये था अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे भी सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, सो यहाँ पे नालिन प्रभात जो है वो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। करेक्ट। देन अगर मैं बात करूँ
अभी वैसे तो ब्रांड एम्बेसडर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान में रख लीजिएगा, यू नेवर नो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ओके, सो सेट्रॉन के जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दैट इज़ MS धोनी। ओके, UGC के न्यू मेंबर अपॉइंट हुए दैट इज़ सच्चिदानंदा मोहंती। ओके, CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं अनुराग कुमार। ओके, देन हम लोग बात करें स्पेस इंडिया ने अपॉइंट किया है संजना सांघी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके, उसके बाद जो भी इंटरनेशनल PM और प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, काफ़ी बार वो भी पूछा जाता है। ठीक है, सो कुवैत के जो अमीर अपॉइंट हुए दैट इज शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर। भारत पे ने अपॉइंट किया नालिन निगी को एज अ CEO। देन क्रिस्टलिना जॉर्जिया ये सेकेंड टर्म के लिए IMF की MD बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सिस बैंक ने फिर से रीअपॉइंट किया है अमिताभ सिंह चौधरी को एज अ MD एंड CEO फॉर द 3 years फ्रॉम जनवरी 25th टू 31st ऑफ दिसंबर 2027। तो आने वाले फिर से 3 सालों के लिए इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, कंटिन्यू करते हैं अपॉइंटमेंट्स को ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। ओके, एंड लास्ट स्लाइड जो है ये है अगेन अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की, जहाँ पे RBI के जो डिप्टी गवर्नर है T रविशंकर, इनको भी 1 साल का एक्सटेंड कर दिया गया है। देन जैसे कि मैंने अभी अमिताभ चौधरी का ऑलरेडी बताया, ये रिपीट हो चुका है 3 साल के लिए, फिर से उन्हें भी रिअपॉइंट कर दिया गया है। देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं सुनील कुमार यादव। सो मिनिस्ट्री लेवल पे भी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा कि ICC T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर युवराज सिंह जो है वो भी ज्वाइन किया उन्होंने उसेन बोल्ट को एंड क्रिस गेल को, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट विच इज़ मोहम्मद इशक दर, जो कि डिप्टी PM बने हैं पाकिस्तान के। देखिए, पाकिस्तान के PM की जो पोस्ट थी वो 2013 से वैकेंट थी, 2013 से लेकर 2024 अभी तक के। बट रिसेंटली मोहम्मद इशक दर को जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ द्वारा जो है अपॉइंट किया गया है। ओके, सो 2012 से 13 का जो कार्यकाल डिप्टी PM का अपनाया था वो परवेज इलाही ने अपनाया था, एंड आफ्टर दैट 2013 के बाद मोहम्मद इशक दर जो है वो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपॉइंट किया है A गणेश कुमार एंड देबाशीष कुंडा को एज अ मेंबर ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल Commission. Okay, and last one is Lindy Cameron, a distinguished Oxford University alumna and former CEO of the UK National Cyber Security Center, has been appointed as a first women High Commissioner to India. So ये पहली women High Commissioner बनी है इंडिया के लिए लिंडी कैमरून, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको कहा है, अपॉइंटमेंट्स में आप जो भी बैंकों से रिलेटेड होती है, जो भी मिनिस्ट्री लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है वो आपको ध्यान में रखनी है, जो वेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वो आपको ध्यान में रखनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंपॉर्टेंट जो होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, बहुत बार जो क्वेश्चन जो एक्सटेंशन वाला जो होता है उस पर क्वेश्चन काफ़ी कम बार बनता है, लेकिन जो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स होती है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन बाकी को एक्सक्लूड नहीं करना है, बाकी भी 1 से 2 बार रिवाइज करनी है, सो दैट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुछ डिफरेंट वन पे तो आप रिकॉल करके कर सको। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी विच इज अवार्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट वन इज Pavuluri Subba Rao, the founder, CEO and chairman of Anant Technologies, has been conferred with the prestigious Aryabhatta Award by the Aeronautical Society of India. This honor recognizes Rao's tremendous lifetime contribution to the promotion of astronautics in India. So यहाँ पे आपको सिंपली इतना ध्यान में रखना है कि ये जो पावुलरी सुब्बा राव है, इन्हें आर्यभट्टा अवार्ड जो है इसे नवाजा गया है, एंड इन्हें एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है आर्यभट्टा अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट EIL इंजीनियर्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड कॉन्फर्ड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल विश्वकर्मा अवार्ड। ओके, सो EIL जो है इसे CIDC विश्वकर्मा अवार्ड जो है वो दिया गया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, विश्वकर्मा अवार्ड और भी आएंगे आगे, तो आपको ध्यान में रखना है। पहला वन जो मैंने बताया आपको, काफ़ी सारे लोगों को विश्वकर्मा अवार्ड जो है वो दिए गए, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट वन है वो मैंने इसमें इंक्लूड किए, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो EIL को जो है CIDC कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल विश्वकर्मा अवार्ड जो है वो दिया गया। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो Chandrayaan 3 mission team has been awarded the 2024 John L. Jack
स्वीगेट जूनियर अवार्ड फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय द यूएस बेस्ड स्पेस फाउंडेशन। ओके, सो इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन था उस टीम को 2024 का जॉन एल जैक स्टीवर्ट जैक जूनियर अवार्ड जो है वो दिया गया। ओके, ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर गगनदीप कैंग अवॉर्डेड द जॉन डिक्स कैनेडा ग्रेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड फॉर द अचीवमेंट इन द ग्लोबल हेल्थ रिसर्च। ओके, सो डॉक्टर गगनदीप कैंग को कौन सा अवार्ड दिया गया? जॉन डिक्स कैनेडा ग्रेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जो है ये इन्हें दिया गया फॉर द ग्लोबल हेल्थ रिसर्च में इन्होंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की एंड फॉर दैट इन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। जैन आचार्य लोकेश मुनि हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी ऑनर विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। सो जैन आचार्य ये लोकेश मुनि जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है एंड ये फर्स्ट इंडियन मॉन्क है जिन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉलंटियर सर्विस अवार्ड है ये 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, एंड द अवार्ड इज गिवन टू द इंडिविजुअल हु हैव प्रोवाइडेड एटलीस्ट 500 hours of voluntary service in the US and whose work has positively impacted the communities and inspired those around them. ओके, सो ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दिया जाता है ये 2023 से ये एस्टैब्लिश हुआ था एंड ये उन इंडिविजुअल को दिया जाता है जो एटलीस्ट 500 घंटे अपनी वॉलंटियर सर्विस जो है वो यूएस में प्रोवाइड करते हैं एंड उसका जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कम्युनिटीज़ को एंड उनसे जो भी इंस्पायर्ड लोग होते हैं उनको अगर होता है तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये पहले जैन आचार्य लोकेश मुनि है, इंडियन मॉन्क है जिन्हें इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट जो है वो भी एक अवार्ड है। सो नेक्स्ट वन इज हार्वर्ड द्वारा अवंतिका वदनापू जो है वो बनी है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। ओके, नेक्स्ट अवार्ड्स को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज माही जो है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, इसने केवी कामत को जो है सम्मानित किया है ऑनररी डायरेक्टरेट से फॉर इज इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो इन्हें क्या किया है? सम्मानित किया गया है माही द्वारा। माही क्या है? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है जिन्होंने सम्मानित किया है केवी कामत को। ओके, फॉर इज इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर मीना Charanda, principal of Kalandi College, Delhi University, has been awarded the prestigious International Culture Award for the year 2024. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रोफेसर है मीना चरंदा, इन्हें इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 का जो है वो दिया गया है। ओके, सो प्रोफेसर चरंदा रिसीव्ड दिस ऑनर इन द रिकॉग्निशन ऑफ अ रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। सो एजुकेशन एंड सोशल सर्विस में जो इन्होंने अपना काम किया है उसके लिए इन्हें जो है इस इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ओके, देन आरएसए लिमिटेड हैज़ बीन bestowed with the Skoch ESG Award 2024 in the renewable energy financing category. ओके, सो आरएसए लिमिटेड को स्कोच ESG अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया है इन द रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी। आफ्टर दैट मेदांता गुरुग्राम रैंक्स न्यूज Vic 2024 list in the world best hospital for the fifth consecutive year. लगातार 5वें वर्ष में जो मेदांता गुरुग्राम है इसे वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल का जो है इसमें इसने रैंक किया है और ये जो लिस्ट जारी किया गया है ये न्यूज़विक 2024 जो है ये लिस्ट जारी किया है एंड उसी में 5वीं बार वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल जो में आता है दैट इज मेदांता गुरुग्राम। सो नेक्स्ट वन इज अलेजांद्रा मारिसा रॉड्रिग्स, अ 60-year-old अर्जेंटाइन विंस मिस यूनिवर्स ब्यूनस एयर पेजेंट। सो ये 60 years old की अर्जेंटाइन जो अलेजांद्रा है इन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस एयर का पेजेंट जो है इसमें जीत हासिल की है। इंडिया टुडे ग्रुप्स एआई एंकर सना विंस ग्लोबल मीडिया अवार्ड। इंडिया टुडे का ग्रुप का जो एआई एंकर सना है इन्होंने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो है वो जीता है। सना द एआई पावर्ड न्यूज एंकर डेवलप्ड बाय द इंडिया टुडे ग्रुप हैज अचीव रिमार्केबल सक्सेस एट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड हेल्ड इन लंडन। ओके, सो वेरी सिंपल है, ध्यान में रखना है इंडिया टुडे का ग्रुप का जो एआई एंकर है सना इन्होंने जीत हासिल की है। ओके, कहाँ पर? ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो कि लंदन में हुआ वहाँ पे इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, एंड इन्होंने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो है वो जीता है। ओके, नेक्स्ट वन इज जीना जस्टिस विंस 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। सो जीना जस्टिस जो है इन्हें 2024 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड जो है वो जीता है। जीना जस्टिस जो है एन इंग्लिश हाई स्कूल टीचर है यूएई की सरजा गर्ल्स ब्रांच की एंड इन्हें जो है
मीना रीजन जो है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का रीजन जो है, उस रीजन के लिए इनको जो है प्रेस्टिजियस 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेट टीचर अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन है हेमा मालिनी एंड सायरा बानू टू गेट अ लच्छू महाराज अवार्ड। सो लच्छू महाराज अवार्ड जो है वो हेमा मालिनी एंड सायरा बानू को दिया गया। नॉट ओनली इन दोनों को दिया गया, और भी लोग हैं जिन्हें लच्छू महाराज अवार्ड जो है वो दिया गया है। लिस्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दे रही हूँ, सो आप लोग देख सकते हो। सो लच्छू महाराज अवार्ड जो है वो 2014 से जो है, अभी 2024 आ गया, अभी तक नहीं दिए गए थे। ठीक है, सो बीच में जो है काफ़ी टाइम से लच्छू महाराज अवार्ड जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। अभी 2024 में जो रिसेंटली दिया गया वो 10 लोगों को दिया गया, आप देख सकते हो। ठीक है, जिसके हम लोगों ने डिस्कस किया हेमा मालिनी एंड सायरा बानू। तो इनको जो ये अवार्ड मिला है, हेमा मालिनी को 2018 का अवार्ड इन्हें मिला है एंड सायरा बानू को 2019 का अवार्ड मिला है। ओके, सो 2014 से ये मिसिंग था, तो 2015, 16, 17, 18, 19, उसके बाद 20 में तो ये अवार्ड दिया नहीं गया था क्योंकि कोविड-19 के दौरान ये अवार्ड जो है अनाउंस नहीं किया गया था और कोई पर्सनालिटी को अवार्ड नहीं दिया गया था, इसलिए 20 जो है वो मिसिंग है। उसके बाद आता है 21, 22, 23 एंड 24। तो आप 24 का ध्यान में रख सकते हो, एंड अगर आपको कोई भी ईयर का पूछा गया तो आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2014 से नहीं गया, इससे 2015 से लेकर 2024 तक मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर रखे, तो आप ध्यान में रख सकते हो। सो इस साल का 2024 का जो दिया गया दैट इज पंडित राजेंद्र गंगानी को दिया गया है। ठीक है, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं एंड कथक से ये बिलोंग करते हैं। तो ये जो अवार्ड यूजुअली दिया जाता है ये कथक एक्सपोनेंट्स को दिया जाता है, जो भी फेमस होते हैं उनको। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सो ये जो अवार्ड दिया जाएगा इस साल का, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त का इसका सेरेमनी होगा, उस दिन ये अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट वन कंटिन्यू करते हैं अवार्ड्स को ही। तो SJVN लिमिटेड ने जीता है 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024। ऑलरेडी हम लोगों ने CIDC विश्वकर्मा अवार्ड देखा, उसमें EIL ने जीत हासिल किया था। उसी तरह SJVN का भी आपको ध्यान में रखना है। SJVN have been awarded the Achievement Award for the Social Development and Creating Impact and CIDC Partner in Progress Trophy. ओके, सो 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो SJVN ने जीते हैं, आपको दोनों कैटेगरीज मैंने बताई है। ठीक है, आफ्टर दैट गेल लिमिटेड ने भी यहाँ पे अवार्ड जीता है 15 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड में इन द अचीवमेंट अवार्ड फॉर द बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैटेगरी। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज मोहम्मद सलेम इज अ पैलेस्टीन फोटोग्राफर विंस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। सो मोहम्मद सलेम जो है एक पैलेस्टीन फोटोग्राफर है जिन्होंने 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो जीता है। Okay, next one is 2 Indian student teams have brought laurels to the country by winning a prestigious award at the NASA Human Exploration Rover Challenge. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 इंडियन स्टूडेंट्स जो है इन्होंने जो है नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में जो है अवार्ड जीत हासिल की है। ठीक है, KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम दिल्ली NCR बैक द क्रैश एंड बर्न अवार्ड वाइल कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल फ्रॉम मुंबई रिसीव द रूकी ऑफ द ईयर अवार्ड। जैसे कि मैंने बताया 2 इंडियन स्टूडेंट टीम्स जो है इन्होंने अवार्ड जीता है। ठीक है, एट दी नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज। ओके, सो एक जो है दैट इज KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम दिल्ली NCR, ठीक है, जिन्होंने क्रैश एंड बर्न अवार्ड जीता है, एंड कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल फ्रॉम मुंबई ने रूकी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जीता है। Okay, next one is Vinay Jain, the MD of the Times Group, received the prestigious Exchange for Media News Broadcasting Award, Lifetime Achievement Award 2023 for the significant contribution to Indian television news. Okay, so Vinay Jain ने जीत हासिल की है इसमें। After that, the World Economic Forum has been named Advait Nayyar, the co-founder of Nykaa and CEO of the Nykaa Fashion, as a 2024 Young Global Leader. So World Economic Forum ने अद्वैता नायर जो है ये को फाउंडर है नायका की, इन्हें जो है 2024 का यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया है अद्वैता नायर को। ओके, आफ्टर दैट है INS शारदा अवॉर्डेड ऑन स्पॉट यूनिट साइटेशन फॉर एंटी पायरेसी ऑप्स। अग्रवाल आई हॉस्पिटल विन्स अ बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड 2024 एंड हार्दिक सिंह एंड सलेमा टेटे नेम द प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2023। ओके, सो प्लेयर ऑफ द ईयर ये हॉकी से बिलोंग करते हैं, हार्दिक सिंह एंड सलेमा टेटे, इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का दिया। अग्रवाल आई हॉस्पिटल जो है वो बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड उसे दिया गया, एंड INS शारदा जो है उसे अवार्ड दिया गया ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन फॉर द एंटी पायरेसी ऑप्स। ओके,
आई होप आप सभी को जो भी हम लोगों ने अवार्ड्स डिस्कस किए वो सारे कंप्लीटली समझ आए होंगे एंड सारे अवार्ड्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज डिफेंस। इंडियन कोस्ट गार्ड इनॉग्रेट्स एक्वाटिक सेंटर इन तमिलनाडु। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या कर रहा है, एक्वाटिक सेंटर को तमिलनाडु में इनॉग्रेट कर रहा है। ओके, आफ्टर दैट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड इन लक्षद्वीप आइलैंड। सागर कवच ये जो एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुई, ये कंडक्ट हुई लक्षद्वीप आइलैंड पे। एंड 10 लिंक 2024 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट हुई फ्रॉम 15 से 28 अप्रैल के बीच में उज्बेकिस्तान में। ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज साइंस कैटेगरी। साइंस में सबसे पहला पॉइंट है टाटा लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, टाटा ने इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को क्या किया है, लॉन्च किया है। टाटा एडवांस सिस्टम, Tata Sons wholly owned subsidiary has launched India's first private sector built sub-meters resolution Earth observation satellite TSAT-1A in collaboration with Satellogic. The satellite was launched from the Kennedy Space Center, Florida by SpaceX Falcon 9 rocket. Very simple है कि टाटा ने पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है जिसका नाम TSAT-1A जो है Satellogic के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया। ये कहाँ से लॉन्च हुआ, तो ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा सेंटर है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज पायलट गोपी थोटाकुरा बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट टू फ्लाई विथ ब्लू ओरिजिन। ओके, सो गोपी थोटाकुरा जो है पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं जो कि फ्लाई करेंगे विद द ब्लू ओरिजिन। ओके, ब्लू ओरिजिन का जो NS-25 मिशन है उससे वो फ्लाई करेंगे और ये ऐसे इंडियन फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट बन रहे हैं पायलट गोपी थोटाकुरा। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडियाज कमिटमेंट टू डेब्रिस फ्री मिशन बाय 2030। सो इंडिया की कमिटमेंट जो है कि डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन जो है वो कंप्लीट करेगा बाय द ईयर 2030। एट द 42nd इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी एनुअल मीट इसरो चेयरमैन S सोमनाथ अनाउंस इंडिया प्लीज टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय 2030। ओके, सो डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन जो अचीव करेगा वो बाय द ईयर 2030 करेगा, ऐसा अनाउंस किया है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स कैटेगरी। स्पोर्ट्स में आता है मियामी ओपन टेनिस के मेन सिंगल का टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। रोहन बोपन्ना इंडिया से बिलोंग करते हैं, मैथ्यू एबडिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने मेंस डबल टाइटल का मियामी ओपन में जीत हासिल की, जिस तरह सिंगल बताया उस तरह डबल्स। ओके, आफ्टर दैट आता है पेरिस ओलंपिक। सो इंडिया के फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर पेरिस ओलंपिक की होने वाली है बिल्क्विस मिर। ओके, ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन है मेंडीज एंड बॉशर नेम्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2024। ओके, आफ्टर दैट इंडिया फिनिशेस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 विद 9 मेडल्स। सो 9 मेडल के साथ इंडिया ने फिनिश किया है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का। केंटो मोमोटो रिटायरमेंट लिया है इंटरनेशनल बैडमिंटन से। देन इंडिया के जो गुकेश जी है ये यंगेस्ट है जिन्होंने जीत हासिल की है कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट में। ओके, आफ्टर दैट आता है इंडिया मेंस टीम बैग हिस्टोरिक गोल्ड इन आर्चरी आफ्टर 14 ईयर्स। इंडिया की जो मेंस टीम है जिसने गोल्ड हासिल किया है आर्चरी में आफ्टर 14 ईयर्स। ओके, देन है बिस्मा मारूफ अनाउंस रिटायरमेंट फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट। इन द लेटेस्ट फाइड रैंकिंग रिलीज बाय द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ द चेस, इंडिया हैज़ अ न्यू नंबर 1 चेस प्लेयर इज अर्जुन इरिगेसी एंड रैंक 9th इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइट की रैंकिंग के अनुसार जो है इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बने हैं अर्जुन इर्गेसी एंड ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में वो 9th रैंक कर रहे हैं। ओके, द फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन स्टिल टॉप द चार्ट। इसमें मैग्नस कार्लसन जो है वो ऑलरेडी टॉप कर रहे हैं एंड जो अर्जुन है इज़ द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद, इन्होंने उनको सरपास किया है, समझ में आया है। एंड इनके बाद जो रैंक कर रहा है दैट इज़ विश्वनाथन आनंद जो कि 2nd रैंक कर रहे हैं इंडिया से इन दी फाइट लिस्ट एंड आनंद इज ऑन द 11th स्पॉट इन द वर्ल्ड रैंकिंग। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्जुन जो है वो फाइट रैंकिंग जो रिलीज़ की गई है उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वो 9th रैंक कर रहा है। ओके, एंड अगर इंडिया की बात की जाए तो वो नंबर 1 चेस प्लेयर है। अब नंबर 1 के बाद नंबर 2 आता है इंडिया में विश्वनाथन आनंद एंड 11th रैंक कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से विश्वनाथन आनंद, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड टॉप कर रहे हैं मैग्नस कार्लसन।
कंटिन्यू करते हैं स्पोर्ट्स को। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि महाराष्ट्र की मेंस एंड विमेंस दोनों टीम ने नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो है वो जीता है। ओके, सो 56 नंबर का जो नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुआ 23-24 का, जो कि हुआ है 28 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल के बीच में, जिसमें 37 टीम्स ने टोटल पार्टिसिपेट किया था, बोथ मेंस एंड विमेंस की, एंड जिसमें 8 ग्रुप्स थे, डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स ईच। ओके, सो महाराष्ट्र की जो टीम है इसने मेंस की और विमेंस की दोनों ने इसमें जीत जो है हासिल की है, ये आपको ध्यान में रखना है। 56 जो नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुआ इसमें मेंस की भी महाराष्ट्र टीम जीती है और विमेंस की भी महाराष्ट्र टीम जो है वो जीती है। ओके, द चैंपियन हेल्ड एट दिल्लीज कर्नल सिंह स्टेडियम एंड द इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम। सो ये जो चैंपियनशिप हुआ ये बताया जा रहा है कि दिल्ली का कर्नल सिंह स्टेडियम में हुआ एंड इंदिरा गांधी इंदौर के स्टेडियम में हुआ है। महाराष्ट्र वर्सेस इंडियन रेलवे इन द मेंस फाइनल, द महाराष्ट्र टीम डिफीट द इंडियन रेलवे, एंड महाराष्ट्र वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द विमेन कैटेगरी, द महाराष्ट्र टीम डिफीट द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो महाराष्ट्र के साथ इंडियन रेलवे था मेंस की फाइनल में, जहाँ पे इंडियन रेलवे को हराकर महाराष्ट्र के मेंस जीते हैं। एंड महाराष्ट्र विमेंस की कैटेगरी अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र के अगेंस्ट में थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे महाराष्ट्र विमेंस टीम ने जीत हासिल की है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हराकर। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हम लोग आगे, विच इज़ इंपॉर्टेंट डेज। तो डेज की अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभार 2 आता है, काफ़ी बार 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो डेज तो आपको मंथ के पता होने चाहिए उनके थीम्स के साथ। तो हम लोग बात करते हैं अगर 1 अप्रैल तो आरबीआई का फाउंडेशन डे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है, जिसका थीम था एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। आफ्टर दैट है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, जो 4 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम था प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। नेशनल मैरीटाइम डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया जाता है 5 अप्रैल को, थीम्स आपको पढ़ लेना है। ओके, आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट डे में आता है दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ओके, जो कि 6 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग आते हैं तो नेशनल सबमरीन डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, आफ्टर दैट इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, हेमोफिलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक की काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ध्यान में रखना है थीम के साथ डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ओके, आफ्टर दैट आता है आपका वर्ल्ड लिवर डे, जो कि 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कंटिन्यू करते हैं अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, आफ्टर दैट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, आयुष्मान भारत दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, एंड 27 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थीम ध्यान में रखना है, वेटरनियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। सो ये थे इंपॉर्टेंट डेज, आपको सारे डेज एक बार रिवाइज कर लेना है। जैसे कि मैंने कहा है अगर ई बुक को एक्सेस करते हो तो सारी चीज़ें आप कन्वीनियंटली पढ़ सकते हो, करेक्ट। सो नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ओब्यूचरी। ओब्यूचरी में सबसे पहला वाला न्यूज़ आता है हमारा, वेटरन एक्ट्रेस बारबरा रश पासेस अवे एट 97। बारबरा रश, a Golden Globe winning actress, embarked on her journey in the entertainment industry in the 1950s. Her breakthrough role came in 1954 with the science fiction film It Came from Outer Space, which earned her a Golden Globe Award for Most Promising Newcomer। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो ये एक्ट्रेस है बारबरा रश, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है विनिंग एक्ट्रेस है, इन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 1950 में जो है ये आई थी, एंड आफ्टर दैट 1954 में जो इनकी फिल्म थी साइंस फिक्शन फिल्म इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस, इस फिल्म के लिए इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो जीता था फॉर द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज वेटरन तमिल एक्टर विश्वेश्वर राव पासेस अवे। ये एक तमिल एक्टर है विश्वेश्वर राव, जिनका हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट वन इज सिनेमेटोग्राफर एंड फिल्म मेकर गंगू रामसे पासेस अवे। सो ये सिनेमेटोग्राफर एंड फिल्म मेकर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं गंगू रामसे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स पासेस अवे। सो पीटर हिग्स जो है ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, जिनका हाल ही में निधन हुआ। इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स के लिए 2013 में। सो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज इंडियाज ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट स्क्वाड्रन लीडर दालिप सिंह माझीथिया पासेस अवे एट द एज ऑफ 103। सो इंडिया के ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट स्क्वाड्रन लीडर दालिप सिंह जो है, इनका हाल ही में निधन हुआ।
at the age of 103. Kenya military chief General Francis Ogola killed in helicopter crash. So केनिया में जो रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहाँ के जो मिलिट्री चीफ है जनरल फ्रांसिस ओगोला, इनका हाल ही में निधन हुआ है. ओके. Renowned कार्नेटिक म्यूजिशियन KG जयान passes away. So ये म्यूजिशियन है KG जयान, इनका हाल ही में निधन हुआ है. ओके. कंटिन्यू करते हो ओबिचुरीज को. सो नेक्स्ट वन इज यक्षगान एक्सपोनेंट सुब्रमण्यम धारेश्वर पासेस अवे. सो यक्षगान एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म होता है कर्नाटका का. सो इसी के जो एक्सपोनेंट है सुब्रमण्यम धारेश्वर, इनका हाल ही में निधन हुआ है. ओके. सुधीर काकर, रिनाउंड राइटर, कल्चर क्रिटिक एंड द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी पासेस अवे. सो सुधीर काकर जो है ये एक राइटर है, कल्चरल क्रिटिक है एंड फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी जिन्हें कहा जाता है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है. आफ्टर दैट जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये सारे क्रिकेट से बिलोंग करते हैं जो इनका हाल ही में निधन हुआ है. फर्स्ट वन इज रामन सुब्बाराव. ये फॉर्मर इंग्लैंड टेस्ट बैट्समैन रह चुके हैं. ठीक है. रमन सुब्बारो. दैन है फॉर्मर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन CA चेयर जैक क्लार्क, जिनका हाल ही में निधन हुआ है. फॉर्मर न्यूजीलैंड लेग स्पिनर जैक एलाबास्टर, इनका हाल ही में निधन हुआ है. लेजेंडरी इंग्लैंड क्रिकेटर डेरेक अंडरवुड, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है. ये एक लेजेंडरी स्पिनर रह चुके हैं, इन्होंने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया है. नेक्स्ट वन इज जुआन विसेंटे पेरेज. वाज अ मैन फ्रॉम वेनेजुएला हु passes away, lived a very very long life. He was born on May 27, 1909. This means he was alive for 114 years. So वेनेजुएला के ये जो मैन है जुआन विसेंटे पेरेज, इनका हाल ही में निधन हुआ है 114 वर्ष में. ओके. सो आपको ध्यान में रखना रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन is R.M. Veerappan, the most trusted lieutenant of the late Chief Minister M.G. Ramachandran passes away. Veerappan, fondly known as R.M.V., was a powerful minister in MGR's cabinet during 1980. So जब MGR मतलब कि M.G. रामाचंद्रन चीफ मिनिस्टर थे, उनके दौरान R.M. वीरापन जो है वो लेफ्टिनेंट रह चुके हैं, मोस्ट ट्रस्टेड. वीरापन जो है वो R.M.V. से जाने जाते थे एंड MGR का जो कैबिनेट था 1980 में, उस दौरान ये पावरफुल मिनिस्टर थे. सो इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है. ओके. सो यहाँ पे हमारी ओबिचुरीज जो है वो कंप्लीट होती है एंड हम यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो भी कंप्लीट होता है. यहाँ पे हमारा अप्रैल मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट MCQs एंड जो भी हम लोगों ने बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में डिफरेंट कैटेगरीज में जितनी भी न्यूज़ डिस्कस की, वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो सारी आपको ध्यान में रखनी है. आफ्टर सेशन कंप्लीशन आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है, अगर आप लोग रिविजन करना चाहते हो तो ई बुक को ज्वाइन कीजिए. ई बुक को ज्वाइन करने के क्या करना है, कैपिट्यूड्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड वहाँ से आप ई बुक को एक्सेस कर सकते हो. ओके. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन और आप सभी को अगर एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश को पढ़ाई करना है, सो आप सभी के लिए 3-in-1 वीडियो कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का प्रिपरेशन होगा फ्रॉम वेरी बेसिक. पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं. ईच एंड एवरी लेक्चर्स जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे. आप देख सकते हो एप्टीट्यूड में 30 सेशंस प्रोवाइड किए, लॉजिकल रीजनिंग में 21 सेशंस प्रोवाइड किए, इंग्लिश में टोटल 10 सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं एंड इसमें आपकी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करवाया है. सो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपका काफ़ी अच्छा जो है प्रिपरेशन होगा आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए. अगर आपको एक कंप्लीट तैयारी करनी है तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए. अगेन कैसे ज्वाइन करोगे इस कोर्स को, तो कैपिट्यूड के एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए. एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बेसिक डिटेल के साथ वो रजिस्टर करना है एंड आफ्टर दैट आप लोग कोर्स को जाके ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज जो है नज़र आएंगे. सो आप सुपर बैंकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो. एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स. ये जो कोर्स है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग RRBs के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो लोग RBI असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है. अगर आप चाहते हो कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में फुल ऑन मार्क्स लाना तो आपको इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करना है. ये कोर्स आपको डेफिनेटली फुल ऑन मार्क्स प्रोवाइड करवा के देगा. नहीं फुल ऑन तो आपको आउट ऑफ 40 35 तो डेफिनेटली मिला के देगा. तो इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करना है, अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करना है. सारे सेशंस भी देखने हैं इसमें जो प्रोवाइड किए गए. इसी के साथ साथ जो यूट्यूब पे सर ने प्रोवाइड किए कंप्यूटर अवेयरनेस के लेक्चर्स, वो सारे आपको देखने हैं फॉर द कंप्यूटर अवेयरनेस. ओके. सो अगेन आप इस कोर्स को भी कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन से जो है ज्वाइन कर सकते हो. सो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है. आई होप आपको आज का सेशन जो है वो कंप्लीटली समझ आया होगा एंड अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल बटन को भी प्रेस करना है ताकि जब भी नेक्स्ट न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.